हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर एक बार आपके सामने आ गया हूँ नई क्लास, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। पिछली वीडियो थी जनरल साइंस की कोशिका, और अगली ही वीडियो आप जनरल साइंस की देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है, टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाले सवाल। और डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हमें समझने हैं, और फिर समझेंगे तो ऑटोमेटिक हमें याद भी हो जाएंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ह्यूमन बीइंग में माउथ से। कहाँ से होता है? माउथ से। तो माउथ में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो दांत, फर्स्ट। सेकंड पार्ट माउथ में होता है टंग, जीभ, ये हो गए टीथ, टंग। और थर्ड पार्ट होता है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे, ये 3 पार्ट पूरे डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल है। स्टार्टिंग यहीं से होती है, हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो बिल्कुल देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। अगर हम दांत की बात करें, दांत की बात करें या टीथ की बात करें, या टीथ की बात करें, तो दांत हमारे टोटल होते हैं, टोटल 32, जिसमें से प्राइमरी दांत होते हैं, प्राथमिक दांत 20, सेकेंडरी दांत होते हैं, सेकेंडरी द्वितीयक 12। अच्छा, मैं आगे का ये डायग्राम मिटा लेता हूँ। आप इस वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ आपको, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा इसको मैं बना लूँगा। देखिए क्या स्टार्ट होता है, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है जी। तो सेकेंडरी दांत कितने होते हैं हमारे? सेकेंडरी दांत होते हैं जी 12, जिनको हम द्वितीयक कहते हैं। अच्छा, इनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत, जो एक बार टूट के दोबारा आ जाते हैं, बट जो सेकेंडरी होते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अच्छा, दांतों की अगर बात करें तो क्या क्या आ सकता है दांतों से। दांतों में जो टाइप्स इसके होते हैं, दांतों के टाइप्स ये होते हैं 4। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के। तो 4 टाइप्स के जो दांत हैं वो कैसे कैसे हैं? नंबर 1, जो आगे वाले होते हैं, आगे वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसाइजर। अंग्रेजी में इंसाइजर और हिंदी में बोलते हैं रत्नक, ठीक है जी, रत्नक। अच्छा, ये रत्नक दो इस साइड 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अच्छा, उसके बाद दूसरे होते हैं पैने दांत, जो हमारे साइड में होते हैं, कृंतक। इनकी संख्या 4, 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में, ठीक है जी। ये जो इधर साइड में रहता है इसे बोलते हैं कृंतक या कैनाइन, ठीक है जी। अंग्रेजी में इसको कैनाइन कहते हैं। अच्छा, तीसरा टाइप जो होता है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। पहले आगे वाले इंसाइजर, साइड वाला कैनाइन, उसके बाद और साइड में जाएंगे तो प्रीमोलर, और फिर लास्ट वाले होते हैं मोलर। तो इसके बाद आएगा प्रीमोलर, जो चबाने के लिए, चबाना जो है वो है प्रीमोलर। अच्छा, प्रीमोलर को हिंदी में क्या कहते हैं जी? अग्रचवर्णक, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट जो बिल्कुल बारीक वाले जो लास्ट में आते हैं उनको बोलते हैं मोलर, बारीक चबाना, उनका नाम है मोलर का मतलब होता है चवर्णक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? दांतों की कुल संख्या है 32। आप कॉपी में नोट करते रहें। दांतों की कुल संख्या है 32। प्राइमरी जो स्टार्टिंग में दांत आते हैं उनकी संख्या होती है 20, लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं 12, उनको हम सेकेंडरी टीथ कहते हैं, वो एक ही बार आते हैं। और जो प्राइमरी होते हैं वो 2 बार आते हैं, इसलिए दूध के दांत भी इन्हीं से कहते हैं। अच्छा, दांतों के बारे में एक फेमस सवाल है,
दांतों की जो बाहरी लेयर है, ये दांत है, इसकी जो ये बाहरी लेयर है इसे इनेमल कहते हैं। ये सवाल भी आता है इनेमल, ठीक है जी, इनेमल। अच्छा, दूसरा एक फेमस सवाल है, दांतों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस की मात्रा कैल्शियम से ज़्यादा होती है। अच्छा, दांतों से ये सारे के सारे सवाल आपको बिल्कुल अच्छे से लिखने हैं। अच्छा, दांतों का एक सूत्र भी होता है, दंत सूत्र होता है 21-23/21-23, 2123/2123, ऐसा 2 टाइम्स में होगा। ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा, ये आधा इधर का आधा इधर का, जितना इधर उतना इधर। इट मीन्स ये होता है कि नीचे के और ऊपर के जबड़े में 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है जी। तो ये डेंटल फार्मूला भी कई बार पूछा जाता है, तो 2123/2123। अच्छा, नेक्स्ट जैसे हम, अच्छा दांतों का अगर अध्ययन आ जाता है, दांतों का अध्ययन, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? दांतों के अध्ययन को, तो दांतों के अध्ययन को स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन, जो इसका अध्ययन है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। अच्छा, ठीक है, तो दांतों का काम है काटना, चबाना। उसके बाद नेक्स्ट रोल हमारा मुंह में आ जाता है, जो माउथ के अंदर हमने एक चीज़ पूरी पढ़ ली है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है जी। अच्छा, दांतों से एक सवाल और है कि सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत अस्थि या हड्डी, बोन, वो होती है जबड़े की इनेमल, जबड़े की इनेमल, जबड़े की इनेमल। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। जब इससे आगे आते हैं तो हमारा फिर लार ग्रंथियाँ आती हैं। तो लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियों की संख्या है 6। लार ग्रंथियाँ काम क्या करती हैं जी? काम करती हैं क्या? लार बनाना, लार बनाना। दांतों का, लार का काम है, लार ग्रंथियों का लार बनाना। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 6। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? लार से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होती है। पीएच वैल्यू 7.4। इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है स्टार्च का पाचन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऐसे स्टार लगा देते हैं। स्टार्च का पाचन। अब ये स्टार्च क्या होता है? स्टार्च रेशेदार खाना होता है, तो स्टार्टिंग में इसी का पाचन हो जाता है। ये हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। तो स्टार्च का पाचन लार के द्वारा होता है। अच्छा, एंजाइम कौन सा पाया जाता है लार में? एंजाइम होता है अमाइलेज, अमाइलेज। ये मेन एंजाइम है अमाइलेज। तो लार से भी सवाल है। लार होती हैं 6, लार ग्रंथियाँ 6 लार का निर्माण करती हैं। इनमें अमाइलेज पाया जाता है, अमाइलेज पाया जाता है और ये स्टार्च का पाचन करती हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए, माउथ के अंदर 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। निकू जी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, एक आता है जीभ का हिस्सा, टंग। तो टंग कुछ इस तरह से होती है जी। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जो ये टिप है, इसे टिप कहते हैं। जीभ का जो आगे वाला हिस्सा ये मीठे को पहचानता है, मीठा, स्वीट को। अच्छा, साइड के जो पार्ट होते हैं ये खट्टे के लिए होते हैं। बीच का जो पार्ट है वो नमकीन के लिए होता है और पीछे का जो पार्ट है वो कड़वा। तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है। और टंग, टंग से जो सवाल मेन आएगा वो क्या है? ये है सबसे मजबूत, सबसे मजबूत मांसपेशी, सबसे मजबूत मांसपेशी। एक और बहुत बढ़िया सवाल है, मांसपेशी से याद आ गया। तो पूरे शरीर में मांसपेशी कितनी पाई जाती हैं? 639, 639 पूरी बॉडी में, शरीर में हमारी कितनी मांसपेशी हैं? 639। जो पॉइंट आपको भी और आपको भी कोई नया लगे तो आप लिख लेना। ठीक है जी। तो वीडियो वाले तो लिखेंगे ही, आप भी साथ साथ लिखते रहना। अच्छा, आगे चलें। तो आगे चलते हैं।
चलिए जी, अब हमने क्या करा है, हमने दांत पढ़ लिए, उनका रोल पढ़ लिया। तो जब दांतों ने चबा दिया खाना, लार ने स्टार्च का पाचन कर दिया, तो वो जो निवाला होता है उसे बोलस कहते हैं। उसके बाद वो गले में उतरता है। जब ये गले में उतरेगा बोलस, तो उसके बाद सीधा ये स्टमक में आता है। अच्छा, इसका नाम हमने लिखा नहीं, स्टमक, स्टमक, आमाशय, आमाशय। अब आमाशय से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आमाशय में ये 2 से 3 घंटे तक खाना इस तरह से जैसे मिक्सी में चलता है ना, उस तरह से ये हिलता रहता है 2 से 3 घंटे तक। इसमें ये जो हमने जितना भी खाना खाया है, पनीर रोटी सब मिक्स हो जाता है, इसमें मिक्स हो गया। तो इसमें स्टमक में एक बढ़िया चीज़, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्टमक के अंदर बनता है जी HCl। क्या बनता है? HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल। ये इतना कंसंट्रेटेड होता है, मतलब जैसे ऐसा, अब अगर बाहर वाला HCl ले लें बाजार का तो वो हाथ जला देगा, लेकिन ये पेट के अंदर ऑटोमेटिक बन रहा है तो ये जलाता नहीं है। इसकी कंसंट्रेशन लगभग होती है pH वैल्यू 1.3। ठीक है जी। अच्छा, HCl क्या करता है, जितना भी खाना यहाँ आया हुआ है उस खाने को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। जब तक ये छोटे टुकड़े नहीं होंगे तब तक आगे खाना बढ़ेगा नहीं। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें खाना नहीं घुसता है, उनको हम ग्रंथियाँ कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने साइड में बना रखी है, इसको सही से बना देते हैं। इसे लिवर कहते हैं, लिवर, यकृत है ये। क्या है ये? यकृत। तो यकृत बहुत इम्पोर्टेंट है, यकृत से बहुत सारे सवाल भी आते हैं। यकृत सबसे पहले तो क्या है जी, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है जी, हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, या हम कहें तो इंग्लिश में लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। अच्छा, ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स वो अंग होते हैं हमारे शरीर में, वो पार्ट होते हैं जिनमें कुछ घुसता नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ अंदर से बनाती हैं और रिलीज़ करती हैं। अब यहाँ पर लिवर क्या है, ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो इसके अंदर खाना नहीं घुसेगा, बल्कि इसके अंदर से कोई ना कोई रस या जूस निकलेगा या केमिकल निकलेगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रस निकलता है जिसे बोलते हैं पित्त रस, पित्त रस। तो पित्त रस का निर्माण भी कहाँ होता है जी? यकृत में। पित्त रस का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में। अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका एवरेज वजन होता है, औसत वजन लगभग 1500 ग्राम। ठीक है जी, एक यकृत का, लिवर का औसत वजन होता है 1500 ग्राम। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बाइल जूस कहते हैं जी। बाइल जूस कहाँ बनाया जाता है? यकृत में। अगर पूछेंगे HCl कहाँ बनाया जाता है? स्टमक में। तो ये आपको सीखना है कि स्टमक में HCl बनता है, बट ये जो एक ग्रंथि है, सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है, ये सिर्फ बाइल जूस बनाती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बाइल जूस बनता यहाँ है, बट यहाँ छोटी सी एक थैली है जिसका नाम है गाल ब्लैडर। निकू जी, आपने तो पढ़ा होगा पहली चीज, है ना? तो आपको तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अभी ये ऑफलाइन क्लास भी चल रही है हमारी, तो इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं काम, और ये मेडिकल की फील्ड में है, तो इनको पहले से ही आती हैं चीज़ें। खैर, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, इनको तो आती हैं। ओके, तो बाइल जूस क्या करता है? ये भी पाचन में मदद करता है। ये भरा जाता है गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, यहाँ से फिर ये इधर रिलीज हो जाता है। अच्छा, पीलिया का एक रोग होता है जी, पीलिया का रोग भी यही होता है। पीलिया का रोग भी किस अंग में पूछेंगे तो वो भी कहाँ होगा? यकृत में, लिवर में। पीलिया कहाँ पर होता है? लिवर में। अच्छा, पीलिया किस चीज़ से होता है जी? पीलिया दूषित खाने से, दूषित खाना या पानी। ठीक है, दूषित खाना या पानी। ठीक है जी, दूषित खाना मतलब कोई गंदा खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया तो पीलिया हो सकता है, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है हमारा। अच्छा, तो यकृत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यही हैं जो आपके आते हैं। अच्छा, यकृत ने बाइल जूस बना दिया, इधर मिक्स हो गया, तो खाना फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एक और भाई है हमारे, एक और भाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जिनका नाम अग्नाशय है। अग्नाशय में भी खाना नहीं घुसता, तो इसको भी हम ग्रंथि कहेंगे। तो अगर आ गया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल ग्रंथियाँ कितनी हैं, तो 3 हैं। लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरी हैं जी कौन सी? दूसरी होगी आपकी लिवर, और तीसरी होगी
पैंक्रियाज। तो ये तीनों ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ बनाती हैं। ठीक है जी। बात करें अगर पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज क्या बनाता है? इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। इंसुलिन शरीर में ना हो तो आदमी को शुगर की बीमारी हो जाएगी। बात सही है। इंसुलिन बनता है जी पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय में। अच्छा, इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन का जो काम है, कार्य है, वो है शुगर को रोकना, यानी कि शर्करा की मात्रा को रोकना, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना। ठीक है जी। ये शर्करा कहाँ पाई जाती है जी? ब्लड में। तो ब्लड में अगर शर्करा या फ्रक्टोज यानी मीठा बढ़ जाए ब्लड में, तो आदमी का शरीर खराब होने लगता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? अगर कमी हो गई इंसुलिन की, तो कमी को ही हम मधुमेह कह देते हैं, मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर। ठीक है जी, शुगर। तो प्रश्न आएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन आएगा मधुमेह। ठीक है जी। तो देखो, यहाँ से खाना गया, दांतों ने चबाया, जीभ ने उनका टेस्ट पता किया, लार ग्रंथि ने उसको स्टार्च का पाचन किया, स्टमक में आया, HCl बना, HCl ने उसे छोटा करा, बाइल जूस उसमें मिक्स हुआ, इंसुलिन उसमें मिक्स हुआ। अब ये ट्रैवल करता है छोटी आंत में। तो यहाँ से मिटा देते हैं, अगला पार्ट करते हैं छोटी आंत। अब देखो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो देख रहे हैं ये इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 21 फीट लगभग। ठीक है जी, 21 फीट की होती है। और यही मेन है, पूरे डाइजेशन में मेन पार्ट है, क्योंकि वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है जी, प्रोटीन का, विटामिन का, सभी का जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत। जितना भी हम खाना खाएंगे उसमें कैल्शियम हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज हो, वो सभी कहाँ पहुँच जाता है? वो सभी छोटी आंत से हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड वेसल्स में खाना जाएगा तो हमारे ईच एंड एवरी सेल में पहुँचेगा। हमारी प्रत्येक कोशिका में खाना पहुँचेगा। कहाँ से? छोटी आंत से। खाना मुंह में डालना पाचन नहीं है, खाना कोशिका में पहुंचाना पाचन होता है। तो कोशिका में कहाँ पहुंचता है जी? वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पूछा जाएगा पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो छोटी आंत में। तो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें छोटी आंत में, जो भी खाने में हमने खाया है, विटामिन, प्रोटीन, सब खींच लिया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो उसके बाद जो वेस्टेज बचता है वो आगे पास होता रहता है। जब ये पास होके बड़ी आंत में एंटर करता है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। H2O इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित। तो H2O का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से एक और मुख्य सवाल आएगा, इसकी लेंथ क्या होगी? 1.25 मीटर, लगभग 1.25 मीटर। इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ये मोटी होती है छोटी आंत से। तो इसमें से जितना भी हमारा जो वेस्टेज बचा है, उसमें जितना भी लिक्विड बचा है वो खींच लिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बड़ी आंत से ट्रेवल होता हुआ खाना सीधा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मलाशय। मलाशय में वो सारा वेस्टेज है जो आप किसी काम का नहीं है, वो मलाशय जैसी भर जाएगा तो उसका प्रेशर होकर वो गुदा के द्वारा एग्जिट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लॉक कर दिया आपने? लॉक कर दिया ना? कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो अभी आपने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह से समझ लिया है। इसकी सारी की सारी PDF मेरे पास रहती है। आप चाहो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ। सारी श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से PDF है, मेरी खुद की बनाई हुई PDF है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं। आप पूरी वीडियो को दोबारा जो चीज़ समझ में नहीं आती है, दोबारा रोक के कॉपी बना के, नोट्स बना के भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। खैर, आपको मैंने लगभग सारे वो पॉइंट्स करा दिए हैं। देखिए, ये माउथ से शुरू होकर
NS तक पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इतना मैंने आपको समझाया है ये मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली आर्मी एग्ज़ाम के लिए। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी प्रैक्टिस सेट में भी देख सकते हैं, राम सिंह यादव की किताब में मधुमेह वाला, यकृत वाला, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।